दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने कार्यक्रम इन फोकस के अंतर्गत हर बार आपकी मुलाकात किसी विशेष व्यक्तित्व से कराते हैं। आज हम आपकी मुलाकात जिस बड़ी शख्सियत से कराने जा रहे हैं वो हैं इग्नो में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रोडक्शन सेंटर के डायरेक्टर प्रोफेसर कपिल कुमार। प्रोफेसर कपिल कुमार बहुत प्रसिद्ध इतिहासकार हैं। इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, बहुत सारे मजमून आर्टिकल्स लिखे हैं और पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। आज हम उनसे बात करेंगे गिरमिटिया मजदूर के बारे में। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे, हमारे जो दर्शक है वो जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब कि ये जो गिरमिटिया मजदूर हैं ये कौन लोग हैं और गिरमिटिया वर्ड कैसे पड़ा? देखिए, ऐसे हुआ कि जब दास्ता ख़त्म हुई दुनिया के अंदर जी, तो जो ये औपनिवेशिक प्लांटेशन थे, बड़े बड़े नई उपनिवेश बनाए थे, वहाँ जो खेती होती थी तो पहले दासों से कराई जाती थी। तो दास्ता ख़त्म होने के बाद में ये हुआ कि अब यहाँ मजदूरी कौन करेगा। तो ये एक नया तरीका ईजाद किया गया कि हम लोग कुछ दिहाड़ी दे करके मजदूर लाएंगे हिंदुस्तान से। अच्छा। और वो जो मजदूर ले जाए जाते थे उनका एक वो एग्रीमेंट साइन किया जाता था जी, ये दिखाने को कि ये दास नहीं है। जी जी। तो अब वो मजदूर बेचारे एग्रीमेंट शब्द तो जानते नहीं थे, तो उनसे वो गिरमिट परमिट से गिरमिट वर्ड बनते बनते वो एग्रीमेंट से जी वो गिरमिटिया बन गया। अच्छा अच्छा, वो और इनको एग्रीमेंट का बिगड़ा हुआ शब्द गिरमिटिया बन हाँ, गया हाँ, और जी। इनको गिरमिटिया मजदूर जी, जी। कहा गया। जी जी। हिंदुस्तान में कौन कौन से वो इलाके थे जहां से गिरमिटिया मजदूर गए और वो कौन लोग थे? मुख्यतः जो गिरमिटिया मजदूर गए जी, वो पूर्वांचल का जो प्रदेश है, इधर बलिया, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य उत्तर प्रदेश। अच्छा। ज्यादातर लोग तो यहाँ से गए, जी भोजपुरी अवधी बोलने वाले। जी। लेकिन बाद में आगे जब ये बढ़ा तो कुछ लोग राजस्थान से भी गए, कुछ मध्य प्रदेश से भी गए। अच्छा। और सुदूर भारत में नीचे अपना आंध्रा से, तमिलनाडु से, अच्छा, साउथ से भी गए? साउथ से भी दूसरे अच्छा। देशों के अंदर गए। और कलकत्ता, मुख्यतः कलकत्ता और मद्रास इनके जो पोर्ट थे, बंदरगाह थे, जहाँ से इनको जहाज़ों में भेजा जाता था। डॉक्टर साहब, अगर कोई पलायन करता है, अपना शहर अपना मुल्क छोड़ता है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। क्या उनका यहाँ शोषण हो रहा था? क्या वो गरीबी से जूझ रहे थे? क्या वजह थी, कारण क्या था देखिए, कि जो इनको भारत छोड़ के जाना पड़ा? वारिस साहब, ऐसा है कि औपनिवेशवादी इतिहासकारों ने जी इस बारे में बड़े भ्रम फैलाए हैं और दो भ्रम ये बनाए हुए हैं कि क्योंकि यहाँ पे भुखमरी थी और गरीबी थी और जाति के आधार पे शोषण होता था, इसलिए लोगों ने पलायन किया यहाँ से। जी। जबकि असलियत कुछ और है। वो असलियत बताइए आप। असलियत ये है कि ये पलायन शुरू होता है 1838 से। पहली बार जो जहाज जाते हैं जी जी लेकर के, जी, मॉरिशस गए, फिर ट्रिनिडाद गए, सूरीनाम गए, गयाना गए और देशों में, इस तरफ मलेशिया गए, सिंगापुर गए, फिजी गए। सवाल ये उठता है कि गरीबी क्यों थी उस भारत देश को जिसको कि कोलंबस पागल होकर ढूंढ रहा था, जी। सोने की चिड़िया बोलते थे। जी। एक आर्थिक स्थिति ऐसे आई कि जब से अंग्रेजी कंपनी को, पहले अंग्रेज भारत में पैसा लाते थे, व्यापार करते थे, सोना चांदी यहाँ छोड़ जाते थे, यहाँ से सामान ले जाते थे। जी। उसके बाद में स्थिति ये आई कि जब उनको यहाँ पे दीवानी का हक मिल गया तो यहीं का पैसा खरीद लेकर के उन्होंने जो है बांटना, यहीं से सामान खरीदना शुरू किया। तो भारत का आर्थिक शोषण शुरू हुआ। और इसके साथ साथ उन्होंने जो भारत के जो ट्रेडिशनल ये कहिए कि क्राफ्ट्स थे, जुलाहों का, वीवर्स का, इनका शोषण किया। आप देखिए कि हिंदुस्तानी राजाओं की जो सेनाएं थी उनकी सेनाएं बंद कर दी गई। जी जी। लोहार जो उन पेशों से जुड़े थे कि जो सेना को सामान देते थे, जी। तो जो बेरोजगारी उससे फैलनी शुरू हुई, जी। उस बेरोजगारी का सबसे व्यापक प्रभाव जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर पड़ा। डॉक्टर कपिल कुमार जी, आप बहुत बड़े इतिहासकार हैं और आप जो कहेंगे वो इतिहास का शब्द बनेगा, इतिहास का हिस्सा बनेगा। हम ये जानना चाहते हैं कि क्या इसमें ये जो गिरमिटिया यहाँ से पलायन करके बाहर के मुल्कों में गए, क्या कहीं से इसकी जिम्मेदारी
अंग्रेजों पर जाती है? बिल्कुल जाती है। जो मैंने शुरू में बात कही जी कि जब दास नहीं रहे जी तो अंग्रेज धनी कैसे होंगे? जो बड़े बड़े उनके गन्ने के खेत, कॉफी के, कोकोआ के, चौको के, ये जो बड़े बड़े प्लांटेशन बने थे, जी। अगर इनमें खेती करने वाला कोई मजदूर नहीं होगा जी तो कौन करेगा? बल्कि अभी एक बहुत अच्छा पेपर किसी ने प्रेजेंट किया, मैं गया था ट्रिनिडाड के अंदर, तो उसने ये कहा कि गिरमिटियों ने अंग्रेजों को समृद्ध बनाया कि ये जो पैसा इनसे निकल करके आया। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो बेरोजगारी और ये सब चीजें फैली गांव के अंदर, इसी के साथ साथ बाद में 1857 की क्रांति आई। जी। और 1857 के अंदर जिन सिपाहियों ने अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ी थी, उनमें से 90,000 सिपाहियों को सजा के तौर पे गिरमिटिया मजदूर बना करके इन देशों में भेजा गया। जी। अब ये रिकॉर्ड सामने आ रहा है निकल जी, के। जी। जो हम बार बार कहते हैं ना कि इतिहास का पुनर्लेखन या नई चीजें इतिहास में जो सामने आए निकल करके, ये चीजें सामने आ रही है। बहुत बड़ी बात है डॉक्टर साहब। जो जब गिरमिटिया मजदूरों को यहाँ से ले जाया जा रहा था जहाजों में, तो इनके साथ उन लोगों का सलूक क्या था, व्यवहार क्या था? जहाज से ले जाने से ही पहले सलूक शुरू होता है जी। कि इनकी भर्ती कैसे की जाती थी। हाँ, भर्ती कैसे की? इनको एजेंट रखते थे प्लांटेशन कॉलोनीज के जो लोग थे, और वो आरकतिया कहलाते थे एजेंट। आरकतिया बिहार में, उत्तर प्रदेश में फैले रहते थे। वो क्या करेंगे? मेलों में जाएंगे, कोई आदमी को परेशान देखेंगे, उसको लालच देंगे कि चलो भाई हम तुम्हें चीनी देश ले जाते हैं। अच्छा जी। ट्रिनिडाड का नाम चीनी देश, चीनी देश कहते थे। सूरीनाम का नाम राम का देश। इस तरीके से धोखेबाजी दी जाती थी। और इनके जो एग्रीमेंट थे या वो थे, उनको उसमें भी जो बातें लिखी जाती थी, उसमें कहीं ये नहीं लिखा जाता था कि वहां पे आपकी स्थिति क्या रहेगी। ओ अच्छा। तो किसी को ये नहीं बताया गया कि साहब अगर वहां आप मर गए तो आपका दाह संस्कार नहीं हो सकता। परमिशन नहीं थी। अगर आपकी जो शादी आपने की, मान लीजिए मुसलमान तरीके से शादी की या हिंदू तरीके से शादी की, तो वो शादी को हम मान्यता नहीं देंगे। और जो बच्चे पैदा होते थे, मैंने खुद वो सर्टिफिकेट देखे हैं जिन पे लिखा होता था, माँ का नाम लिखा होता था और इलिजिटिमेट चाइल्ड लिखा होता था। अच्छा। इस तरीके से। इसी तरीके से क्या हुआ, औरतों का एब्डक्शन। और ऐसे ऐसे तथ्य सामने अब आ रहे हैं कि जो इनके डिपो होते थे, इनको ले जाके कलकत्ता में डिपो में रख दिया जाता था जी। कि पहले वो 20 दिन 21 दिन डिपो में रहेंगे, फिर वहां से जहाज पे चढ़ा के दे दिया जाए। कलकत्ता के अंदर वो प्रवासी मेमोरियल बना है अब जी। वहां एक मंदिर भी है उस काल का। अच्छा। थोड़ी दूर पे एक मस्जिद भी है जी। और जहाजों में जो इनको ले जाया जाता था, तो जहाजों में जो इनको ले जाने की दशाएं थी, जिस तरीके से इन्हें बंद किया जाता था, जिस तरीके से इन्हें खाना दिया जाता था, जो डॉक्टरी वगैरह होते थे और जो मुआयने, खासतौर से स्त्रियों का जो मेडिकल मुआयना होता था, वो बहुत अपमानजनक तरीके से होता था। और अब हम पे क्रिस्पन बेट्स का काम है, मैरिना कार्टनर के काम आए हैं, जिन्होंने इतिहास में साबित किया है कि किस तरीके से इन जहाज़ों के ऊपर भी इन लोगों ने विद्रोह किया। और जहाज़ों पे ये स्थिति थी कि जहाज़ पे अगर कोई बीमार पड़ गया तो उसको उठा के समुद्र में फेंक दिया। किसी की मृत्यु हो गई जहाज़ के ऊपर तो लाश उठा के समुद्र के अंदर फेंक दी। मतलब कोई भी किसी तरीके की, जिसे आप कहेंगे कि मानवीयता वाली बात थी, वो नहीं बरती जाती थी। उसके बाद जब इनको जहाज़ों से वहां ले जाया जाता था, फॉर एग्जाम्पल ट्रिनिडाड के अंदर एक जगह है नेल्सन आइलैंड, तो वहां इनको पहले रखा जाता था कि भाई कोई बीमार है या नहीं, कोई वो नहीं है, इनका मेडिकल मुआयना होगा, वो होगा। तो वहां भी ये होता था कि अगर कोई बीमार है तो उसको उठा करके समुद्र में फेंक दिया गया। ओहो। उसके बाद मान लीजिए एक परिवार गया यहां से, तो यहां से तो एग्रीमेंट में ये होता था परिवार सब साथ काम करेगा, वो करेगा। वहां पे ले जाके एक परिवार को एक बगान में भेज दिया, उसके पिता को, पत्नी को दूसरी जगह भेज दिया, बच्चों को तीसरी जगह भेज दिया। परिवार के परिवार जो है तोड़ दिए। मैं ट्रिनिडाड में था तो मैं एक इंटरव्यू ले रहा था बुजुर्गों के वहां पे इसी शोध के संदर्भ में, तो उसने वाकया सुनाया कि दो स्त्रियां वहां, एक टूना पूना जगह है बाजार में, वो दोनों वहां पे एक दूसरे को खड़े होकर देख रही थी। बताइए। फिर गले मिलती है। हाँ हाँ। एक जेठानी थी, एक देवरानी थी।
और 25 साल पहले उन्हें अलग कर दिया। हाँ, अमानवीय। मानवीय। और मुझे मतलब ये बताइए, जो अपने आप को इतना सभ्य बनते हैं, आज भी हमारे दिक्कत ये है कि कुछ इतिहासकार ऐसे हैं जो उपनिवेशवाद की इन करतूतों को छुपाए रखने के लिए ये दावा करते हैं कि साहब जो गए वहां पे बड़े बहादुर थे, बड़ा अच्छा किया उन्होंने वहां जाकर के। अच्छा। और जो देश में वापस रह गए वो आज भी हिंदुस्तान के गांव में खराब जिंदगी व्यतीत करते हैं। अच्छा। तो मैंने चैलेंज किया उस हिस्टोरियोग्राफी को नहीं बताते कि आप सच्ची बात करिए कि क्या हालात किए गए उनके साथ। वहां का वाकया ट्रिनिडेड में मिलता है एक स्टेट का, कि वो ये जो इनके ऊपर जो सुपरवाइजर बना दिए जाते थे, और जो पुराने दास थे उनको अब सुपरवाइजर बना दिया गया। अच्छा। डिवाइड एंड रूल में। तो वो सुपरवाइजर शोषण करते थे। तो ऐसा केस निकल करके आया कि वो महिला के पति को दूसरी जगह काम पे भेज दिया, और उसकी बैरक वही जो होती थी, रहने की कंडीशन वही थी जो दासों की थी। जी। उस बैरक में आके जबरदस्ती घुसने की कोशिश की। जी। तो उस महिला ने वो सब्जी वाला चाकू उठा करके उस सुपरवाइजर के पेट में मार दिया। वो सुपरवाइजर मर गया। तो महिला भागी हुई वहां गई जहां पे उसका पति था। पति को बताया तो पति उस पर नाराज हुआ कि तुमने ये क्या किया, हमारे लिए आफत ला दी। लेकिन पूरी हिंदुस्तानियों की पंचायत वहां बैठ गई, वहां पुलिस आई और सारे हिंदुस्तानियों ने घेर लिया और पुलिस को नहीं आने दिया कि इस स्त्री ने हमारे पंचायत के हिसाब से अपनी सुरक्षा के लिए ये किया है, इसका कोई दोष नहीं है, सजा देनी है तो उन सुपरवाइजरों को और उन लोगों को दो, इनको मत दो। जी। कुंती का केस है फिजी के अंदर। अच्छा। बहुत फेमस केस है इस तरीके जी। का लेकर के। ऐसा केस मिला फिजी के अंदर कि कुछ पठान चले गए थे वहां पे। तो उन्होंने कहा कि भाई हम काम करने को तैयार हैं, लेकिन हमको खाने को तो पूरा दो। जी। तो स्ट्राइक कर दी उन्होंने। जी। और वो स्ट्राइक कर दी तो उनको फिर ये कहा गया, अच्छा हम तुमको दूसरे बगानों में भेज देंगे, तुमको वहां अच्छा खाने को मिलेगा। और छोटी छोटी किश्तियों में उन्हें बिठा दिया गया, और उसके बाद में वो किश्तियां समुद्र के अंदर डुबो दी गई। ओहो। तो ये इतिहास के पन्नों के अंदर जो है। जी। और अफसोस मुझे ये होता है सबसे बड़ा इस बात का कि इतना बड़ा हमारे देश के इतिहास का ये अंग है, इसको हमारे देश की किसी इतिहास की पुस्तक के अंदर नहीं पढ़ाया जाता। जी। मैं तो लगातार ये कह रहा हूं कि स्कूल लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे इसको पढ़ाना चाहिए, इसको पढ़ाना चाहिए, बताना चाहिए कि किस तरीके से इन लोगों को हमसे अलग किया गया। जी। क्योंकि मजे की बात यह है और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि इतने सब शोषण होने के बावजूद जब ये वहां गए तो शिक्षा नहीं थी इनके लिए। और एक उन्होंने सबसे बड़ा जो मैं कहूँगा कि उन्होंने एक ऐसा समाज बनाया हमारे इन गिरमिटिया मजदूरों ने, जिस समाज के अंदर जाति नाम की कोई चीज नहीं थी, धर्म के नाम पे कोई अच्छी चीज थी, धर्म के नाम पे कोई भेद नहीं था। जी जी जी। मैं अभी गयाना में जब था होली के ऊपर, जी, फगवा जी, 25,000 व्यक्ति स्टेडियम के अंदर इकट्ठा था फगवा बनाने के लिए। अच्छा। जिसमें हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, सब जाति के लोग थे, जी, अफ्रीकन मूल के भी लोग थे। और मार 11 घंटे तक उन्होंने होली खेली आपस में खड़े होकर के। यही चीज सूरीनाम में, यही चीज ट्रिनिडेड में। और जिस तरीके से वो त्योहारों को मनाते हैं उस तरीके से शायद हम त्योहार आज अपना यहाँ नहीं मना सकते, भूलते जा रहे हैं। अच्छा। जिस तरीके से उन्होंने अपने धर्म को जीवित रखा है, अपनी संस्कृति को जीवित रखा है। और यही नहीं, धर्म और संस्कृति वहां पे जो है एक उनके लिए प्रेरणा का स्रोत बनी, अपने आप को मजबूत रखने के लिए और जो शोषण हो रहा था उसका विरोध करने के लिए। मतलब ट्रिनिडेड में क्या है कि उन्होंने लगातार ये दिया, क्योंकि धोखा दिया गया, ये कहा गया था तुम 7 साल को जा रहे हो बंधुआ मजदूर होके, पहले 5 साल को जा रहे हो, फिर तुमको वापस आने का किराया दिया जाएगा, मुफ्त में आ सकते हो, नहीं आने दिया। हाँ हाँ, झूठ बोला गया। या उन्होंने जो अपना पैसा वहां जमा कराया वो महाजनों ने पैसा जब्त कर लिया, जो कर लिया, नहीं आ पाए बेचारे। तो उन्होंने वो माना कि हमारी स्थिति वो है जो राम की स्थिति वनवास में हो गई थी, हमें 14 साल का वनवास मिल गया। जी जी, गिरमिट के अंदर। जी जी। और फिर जिस तरीके से रामायण ने लड़ाई लड़ी या वो करी अन्याय के खिलाफ, उसको उन्होंने अपना एक स्रोत माना वहां पे विरोध करने के लिए। अच्छा, विरोध करने के लिए। अच्छा, यही वो जमाना था जब हम आजादी के लिए लड़ रहे थे, यही वो जमाना हिंदुस्तान में। तो क्या आप कहीं से राष्ट्रीय आंदोलन को उनके गिरमिटिया के आंदोलन के साथ जोड़ते हैं? देखिए, जुड़ा है। जी जी, जुड़ा है और बहुत अच्छे तरीके से जुड़ा है। ये मत भूलिए कि गांधी जी को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो
कर्णधार मानते हैं आधुनिक समय में। मैं तो सन्यासी फकीर रेबेलियन को पहली स्वतंत्रता की लड़ाई मानता हूँ। अच्छा। लेकिन जो गांधी जी को है वो साउथ अफ्रीका से हुआ है। जब गिरमिटिया की साउथ अफ्रीका में गांधी जी ने हाल देखा, मालवीय जी ने इस प्रश्न को उठाया, गोखले ने इस प्रश्न को उठाया, बाल गंगाधर तिलक ने इस प्रश्न को उठाया। उसके बाद आप ये देखिए कि बाबा रामचंद्र, जिस पे मैंने अवध में काम किया है, वो फिजी के अंदर करीबन 12-13 साल तक गिरमिटिया मजदूर रहा, जो लौट के आकर के और फिर यहाँ किसान आंदोलन को हिंदुस्तान में जन्म दिया। इसके अलावा गांधी जी और CF एंड्रयूज और इनके उसके ऊपर डॉक्टर मनीलाल इन्वॉल्व हुए। भारतीय कांग्रेस के अधिवेशनों में ये डिमांड उठी कि गिरमिटिया मजदूर हटना चाहिए, मजदूरी हटनी चाहिए। और 1917 में जाकर के ये गिरमिटिया कानून जो था ये खत्म किया गया। अच्छा। जबकि व्यवहारिक रूप से 1940 तक भी ये किसी ना किसी रूप में चलता रहा। इनफैक्ट ये विरोध इस जुल्म के और अत्याचार के खिलाफ, आपने जैसा कि बताया कि वो विरोध जहाज़ों में ही शुरू हो गया था, लेकिन बाकायदा तौर पे सिस्टमेटिक तरीके से ये विरोध कब शुरू हुआ? देखिए, सिस्टमेटिक तो हम ये कहेंगे कि जब से ये बाल गंगाधर तिलक ने इसको लिया इशू को। अच्छा, जी। और फिर एनी बेसेंट भी साथ आई इसके अंदर, मालवीय जी साथ आए, तो समझिए 1910-11 के करीब से इसने एक सिस्टमेटिक रूप लेना शुरू किया अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर। क्योंकि कहानियां जो हैं इनकी उत्पीड़न की, वो निरंतर छप रही थी। भारत मित्र नामक अखबार था हिंदी के अंदर, जो लगातार इन कहानियों को लिख रहा था इसके अंदर, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भी। अभ्युदय ने भी लिखा इसके ऊपर, मॉडर्न रिव्यू आ रहा था उस समय, उसने लिखा इसके ऊपर। और ये स्रोत इतिहासकारों ने हमारे देखा ही नहीं थे, इनको कभी वो ही नहीं लिया था। अब धीरे धीरे हम लोग कर रहे हैं अपने इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल स्टडीज से भी। अच्छा, हम पूरा एक वॉल्यूम ला रहे हैं इसके ऊपर कि जो गिरमिटिया के ऊपर रिपोर्टिंग है हमारे देश के अखबारों के अंदर उस समय, उसको सामने लाया जा सके पूरा लेकर के। डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल आपसे गिरमिटिया मजदूरों के बारे में यह है कि गिरमिटिया मजदूरों की दास्ता के अंत को लेकर देश से बाहर कई मुल्कों में सेलिब्रेट किया गया, मनाया गया सवा साल। उसमें आप भी गए थे भाग लेने के लिए। ये दरअसल ये जो समारोह था वो क्या था, इसमें क्या हुआ और इसकी महत्व? देखिए, समारोह ये मनाया जा रहा है कि जिस तरीके से विश्व में वो मतलब स्लेवरी एबोलिशन डे मनाया जाता है कि इनका उत्पीड़न बंद हुआ, ये स्वतंत्र हुए और इनको अपनी रोटी रोजी वो सब करने का, और दोबारा ये हो गया कि कोई भी जो है मजदूर जो है इस तरीके से प्लांट करके नहीं लाया जाएगा। और जिन फिर क्या हुआ कि इन कॉलोनीज को आज़ादी भी मिलनी शुरू हुई। अच्छा। तो उसमें भागीदार हैं भारतीय, जैसे मान लीजिए ट्रिनिडैड में भारतीय 45% है, सूरीनाम में है, फिजी में है, गयाना में है, तो उनके अपने एक अधिकार और वो सब भारतीय मूल के हैं। और एक बात यहाँ ध्यान रखिए कि इसको लेकर के बहुत सारा लिटरेचर भी उभरा। अच्छा। गाने भी उभरे। बिहार में विरहा गीत जो है गाया जाता है, वो आज भी गाया जाता है कि रेलगाड़ी बही सौतन। और इसी तरीके से वहां पे इन लोगों ने अपना गीत बनाए अपने देश को याद करते हुए। मतलब चटनी बोलते हैं उन मुल्कों, अरे वहां आज भी वो गाना गाया जाता है, सखी रे कौन तुम्हारा देश, सखी रे कौन तुम्हारा देश। जी। और हमने एक बात वहां बताने की कोशिश की अभी कि देखिए, आप चाहे कोई भी धर्म अपना लें, आप कोई भी ओहदा ले लें, कुछ ले लें, लेकिन इन प्रदेशों में आपकी जो पहचान रहेगी वो भारतीय मूल की ही रहेगी। आपके बच्चों को भी बेशक भारतीय ओरिजिन, इंडियन ओरिजिन, पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन वही कहा जाएगा। और मैं थोड़ा अंतर भी करता हूँ NRI और इनके बीच में, क्योंकि भारतीय संस्कृति और सभ्यता को विश्व के इन विभिन्न देशों में जीवित रखने में जो कुर्बानियां इन्होंने दी और जिस तरीके से इन्होंने जीवित रखा है वो हमारा NRI शायद नहीं रख पाता, नहीं कर पाएगा। नहीं कर पाएगा। क्योंकि 5 जनरेशन से और 5वीं जनरेशन भी आज भारत को अपना मां मानती है। हर कोई आना चाहता है, अपनी अस्थियां वो रखते हैं कलश कि कोई हिंदुस्तान जा रहा हो तो उसके हाथ। क्या बात है। जी।
भेजते। हमारा विद्यार्थी था वेस्ट इंडीज में, तो मैंने उससे एक सवाल पूछा, अनवर बख्श उसका नाम था। मैं कहा, अनवर, अब तो पाकिस्तान बन गया 47 के बाद में जी, तो तुम लोग अपने आप को कहाँ मानते हो? जी जी। तो उसने बड़ा प्यारा जवाब दिया। हाँ, क्या जवाब? उसने कहा, साहब मेरे पुरखे तो गाजीपुर से आए थे, जी, हिंदुस्तान में है, मुझे पाकिस्तान से क्या लेना था। क्या बात है, वाह वाह वाह। जी जी जी। तो ये इतिहास जो है, मेरा मानना, मैं बड़ा इमोशनल हो जाता हूँ। हाँ हाँ जी, जी बिल्कुल दिख रहा है वो कि जी। मेरा ये मानना है कि हमारी वर्तमान पीढ़ी को, जी युवा पीढ़ी को, ये इतिहास बताना बहुत जरूरी है जी। और मेरी बार बार ही मैं अब ये लिख के दे रहा हूँ, अभी भी एक दो कॉन्फ्रेंस हो रही हैं कि हमारी जो एनसीईआरटी की पुस्तकें हैं या जो स्टेट गवर्नमेंट्स की पुस्तकें हैं, उन पुस्तकों के अंदर कम से कम एक चैप्टर गिरमिटिया इतिहास पे जरूर आए, दे करके कि क्या इनका योगदान रहा, कैसे गए, कैसे उनका शोषण हुआ और किस प्रकार का योगदान उन्होंने। देखिए, बंगाल में जब अकाल आया 1943 के अंदर, तो उन्होंने वहां से पैसे भेजे। आजाद हिंद फौज के लिए इन लोगों ने पैसे भेजे और जब मैंने पूछा कि ये पैसे कैसे भेजते थे तुम, तो बोले हम पोस्टल ऑर्डर दे देते थे। यहाँ पे जो कोई पंडित या वो आते थे हिंदुस्तान से, तो पोस्टल ऑर्डर से पैसा दे देते थे कि ये आजाद हिंद फौज को के पास पहुंच जाए जा करके। जी, एक बहुत बड़ी बात है जी। और एक सबसे बड़ा धोखा और है जो आज तक सामने नहीं आया। अभी लोपेश रूपनारायण करके इतिहासकार है गयाना के, अमेरिका में, उन्होंने लिखा है कि अरबों रुपया जो उन्होंने अपने परिवार वालों को यहां भेजा, हाँ, वो गलत पता होने की वजह से या समय पे ना होने की वजह से उन परिवारों तक नहीं पहुंच पाया और वो पैसा आज भी बैंक ऑफ इंग्लैंड के अंदर मौजूद है। उसकी कोई रिकवरी होनी चाहिए, लेकिन कोई सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही है जी। उस चीज को लेकर के। तो आप सच बोलने वाले इतिहासकार हैं, आप निडर इतिहासकार हैं, आप सच्चाई से जो भी बातें हैं उसको करते हैं। आपका ये मानना है कि जो गिरमिटिया मजदूर थे, उन्होंने भारत की जो सभ्यता थी, जो रस्म व रिवाज थे, उसको वहाँ पे कायम रखा है, उसको बना कर रखा है, अपनी तहजीब को बना कर रखा है, राष्ट्रीयता से जुड़े हुए हैं, अपने देश से मोहब्बत करते हैं। हमें यकीन है कि आपकी आवाज़ लोगों तक पहुंच रही होगी और पहुंचेगी। और बहुत बहुत आपका हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आप यहां तशरीफ़ लाए और आपने ढेर सारी बातें गिरमिटिया मजदूरों के बारे में बताई, उनकी पूरी हिस्ट्री के बारे में हमें बताई। बेहद शुक्रिया आपका। शुक्रिया।